दोस्तों आज बात करेंगे क्या आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर आप यूट्यूब से इनकम अर्न कर रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, बात करेंगे कौन से ऐसे केस होंगे जब आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना होगा या फिर अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो बिलिंग करनी होगी और उसके ऊपर जीएसटी लगाना होगा। क्या आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं या नहीं, आज डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है जो वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के यूट्यूब से इनकम को अर्न कर रहे हैं। अब ऐसे में समझेंगे कब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखो यहाँ पे कौन कौन से पर्सन है इन्वॉल्व इस तरह की एक्टिविटीज़ में। पहला, आप जिसके नाम से चैनल है या जो जिसने चैनल को होल्ड कर रखा है, तो अगर आपका चैनल है यूट्यूब पे तो आप एक सर्विस प्रोवाइडर है और आप वीडियोस बना के चैनल पे अपलोड करते हैं और उसके ज़रिए आपको यूट्यूब इनकम अर्न होती है। ये बात और है, कोई बड़े यूट्यूबर है कोई छोटे यूट्यूबर है। अब यहाँ पे रिसिपेंट कौन है, सर्विस आपकी कौन लेता है और आपको कंसिडरेशन पे कौन करता है, मतलब जो भी आपने सर्विस दिया उसके बदले में जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुआ वो पे कौन कर रहा है। यहाँ पे गूगल कर रहा है पे, ठीक है। एडसेंस अकाउंट के जरिए आपके पास अमाउंट आता है और वो भी फॉरेन करेंसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर तो आप हो गए जिसने चैनल को होल्ड कर रखा है, और सर्विस रिसिपेंट कौन हो गया, गूगल को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन आती है वो आती है सप्लाई की। सबसे पहले हम समझेंगे सप्लाई क्या होता है। देखो जीएसटी तभी लगता है जब एक ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन के अंदर फिट होगी, ठीक है। अगर सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा कोई भी ट्रांजैक्शन तब वो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सेक्शन 102 सबसेक्शन 2 CGST एक्ट के हिसाब से जो आप सर्विस दे रहे हैं, मतलब जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, वीडियो बना के जो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और फिर उसके बदले में जो आपको इनकम अर्न होती है, वो सर्विस यहाँ पे कौन ले रहा है, गूगल ले रहा है आपकी सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरह की जो सर्विसेज है, इस तरह की जो सप्लाई है, ये सर्विस की डेफिनेशन में फिट होगी। अब ये जो सप्लाई है आपकी डोमेस्टिक सप्लाई है या एक्सपोर्ट सप्लाई है, मतलब कि विद इन द इंडिया आप कर रहे हैं या आउटसाइड इंडिया है। तो गूगल जैसा कि आप सभी जानते हैं आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, गूगल बाहर की कंपनी है और आप अपनी सप्लाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में दे रहे हैं और इस तरह की सप्लाई जो है वो IGST एक्ट के अंदर कवर है। इसके लिए आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 12 देख सकते हैं और सेक्शन 17 का सबसेक्शन 2 देख सकते हैं IGST एक्ट का। इस तरह की जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिवर्टल सर्विसेज के अंदर आता है। अब यहाँ पे सर्विस रिसिपेंट कौन है, गूगल है, जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया। और IGST एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्वालिफाई करता है जीरो रेट सप्लाई के लिए, मतलब इस तरह की जो सप्लाई है आउटसाइड इंडिया जो आप दे रहे हैं, ये IGST एक्ट का सेक्शन 2 जीरो रेट सप्लाई के अंदर कवर करता है। मतलब ये जो वाली जो सप्लाई है वो IGST एक्ट में जीरो रेट सप्लाई मानी जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लायर है सर्विसेज का, मतलब जो सप्लाई दे रहा है वो लोकेटेड है इंडिया के अंदर। मतलब मान लो मैं अगर चैनल क्रिएट करके वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं सर्विस की सप्लाई कर रहा हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया के अंदर। किसको दे रहा हूँ, गूगल को, जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो रिसिपेंट कहाँ का है, आउटसाइड इंडिया का है। इस सेक्शन के हिसाब से अगर सर्विस का सप्लायर इंडिया में है, रिसिपेंट इंडिया के बाहर में है, या प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो आउटसाइड इंडिया है, या फिर सर्विस जो है वो रिसीव की गई है और पेमेंट जो आ रही है वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ रही है। तो इस तरह की सारी डेफिनेशन जो है वो IGST एक्ट में आती है और इस तरह की जो सप्लाई होती है वो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर हो जाती है। अब जैसा कि आप सभी जान गए, जो चैनल ऑनर है वो इंडिया का है और रिसिपेंट यहाँ पे गूगल है, रिसिपेंट जो कि आउटसाइड इंडिया है। तो ये आपकी जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर आ गई है। अब ये जो सप्लाई है वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर क्वालिफाई होगी, अपनी सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। देखो दोस्तों, अब हम समझेंगे GST कब लगेगा। GST तब लगेगा जब आप यहाँ पे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर देंगे। पहली कंडीशन ये, 2 पर्सन होते हैं, एक रजिस्टर्ड पर्सन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। सबसे पहले जब तक आप GST में रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तब तक GST आप लगा नहीं सकते, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर मैं यूट्यूब चैनल मैंने खोल लिया और मैं यूट्यूब से इनकम अर्न कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर आपकी साल की इनकम 20 लाख रुपये हो गई, किससे, सर्विस से। अगर आप अपनी सर्विस दे रहे हैं, जैसे मान के चलिए यूट्यूब पे सर्विस दे रहे हैं अपनी, और आपकी साल की इनकम 20 लाख से क्रॉस हो गई, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अब कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे कुछ बड़े यूट्यूबर भी हैं जो केवल यूट्यूब से इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिनकी यूट्यूब से इनकम है प्लस स्पॉन्सरशिप भी है और अपनी सर्विसेज अलग अलग जगह भी दे रहे हैं। तो सभी को मिला के अगर 20 लाख से क्रॉस हो गई, किसी और सर्विस से भी मिला के आपकी
20 लाख से क्रॉस हो गई है तो भी आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी बन जाएगी। तो अगर आप रजिस्टर्ड हैं जीएसटी के अंदर तब तो आप जीएसटी नहीं लगाएंगे, लेकिन उस केस में भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म RFD 011, जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आपको वो फॉर्म फाइल करना होगा, तभी आप बिना जीएसटी के सप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन हो गए तो आपके ऊपर बिलिंग की लायबिलिटी भी होगी। मतलब कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया जीएसटी के अंदर, आपकी 20 लाख से क्रॉस हो गई है साल की टर्नओवर, यूट्यूब की इनकम मिला के प्लस कहीं और से भी सर्विस दे रहे हो उसको भी मिला के अगर साल से क्रॉस हो गई है, तब तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, साथ ही साथ बिलिंग करनी होगी। लेकिन बिल के ऊपर आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूट्यूब इनकम अर्न कर रहे हैं, उससे पहले आपको बस एक फॉर्म फाइल करना होगा RFD 011, जो कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। उस फॉर्म को फाइल करने के बाद आप बिना जीएसटी के बिलिंग करेंगे। किसको बिलिंग करेंगे? गूगल को करेंगे, और अपनी रिटर्न में भी उस बिल को दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होगी, 0 रेटेड वाली सप्लाई। और अगर आप कुछ परचेज कर रहे हैं, आपके पास ITC इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेटेड हो रहा है, तो उस केस में आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो। मतलब एक यूट्यूबर जिसकी इनकम 20 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के अंदर। उसके बाद जो भी यूट्यूब से इनकम अर्न करेगा उसकी एक बिलिंग बनाएगा, बिल काटेगा, बिल इशू करेगा और उस बिल को अपनी रिटर्न में भी दिखाएगा। वो बिल जो होगा उसका विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा, 0 रेटेड सप्लाई वाला होगा, और रिटर्न में भी उसी हिसाब से वो दिखाएगा। उससे पहले एक फॉर्म फाइल करना होगा RFD 011, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये तो थी बात बड़े यूट्यूबर की। बात करते हैं छोटे यूट्यूबर जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? देखो, अगर आपकी टर्नओवर, चैनल ओनर जिसने यूट्यूब चैनल को होल्ड किया हुआ है और उसकी इनकम, साल की इनकम 20 लाख से कम है, जो टर्नओवर है वो यहाँ पे 20 लाख कौन कौन सी इनकम को मिला के हो गया? यूट्यूब इनकम, साथ में किसी और सर्विसेज को भी दे रहे हैं आप, जैसे मान के चलिए स्पॉन्सरशिप की सर्विस दे रहे हैं या कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसको मिला के अगर 20 लाख से कम हो चुकी है तब तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा है तब आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो अगर कोई बंदा जिसकी टर्नओवर यूट्यूब इनकम 20 लाख से कम है, तब तो उसके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, ना उसे रजिस्ट्रेशन लेना, ना बिलिंग करना, रिटर्न फाइल करना। कोई भी जीएसटी के कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करना है अगर उसकी 20 लाख से कम है। और जिसकी 20 लाख से ज़्यादा है, तो जो मैंने अभी आपको बताया, रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, रिफंड, रिटर्न फाइलिंग, ये सभी जीएसटी के कंप्लायंसेस को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपकी इनकम यूट्यूब से है तो बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।